Hi students, how are you? Today in this lecture we are going to learn about reactions of phenols, some reactions of phenols. So let us start with this lecture. The first reaction which is shown by a phenol, that is electrophilic aromatic substitution. And I hope you guys are clear with this concept of electrophilic aromatic substitution, because I have already taught you this particular concept इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. कौन से चैप्टर में? HDA में. ठीक है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. सो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि व्हेन यू हैव अ बेंजीन रिंग, दिस बेंजीन रिंग, and when this benzene ring is bonded with OH, what is OH? OH is a electron donating group. Electron donating group. Okay, so electron donating group is what? OH. You have benzene ring and that benzene ring is bonded to electron donating group, for example OH, for example phenol आपके पास है. So this OH is electron donating group, so it is going to donate the electron to the benzene ring. So this is first carbon, this is second carbon, this is third, this is 4, this is 5, and this is 6. So second and 6, these two positions are known as ortho position. 3 and 5, they are known as meta position, and this fourth position is known as para position. I hope now you are clear with ortho meta para, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर दिया आपको. तो ये आपके पास ऑर्थो मेटा पैरा है. एक बात क्लियर हो गई. अब आपके पास अगेन मैं फिनॉल का बना देता हूँ आपके लिए. So you have phenol, and in phenol the OH group is electron donating group, so it is going to donate the electron, and due to this the electron density at ortho position and para position increases. When there is a presence of electron donating group, then at ortho and para position electron density increases. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी. कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पे. कितने पोजीशन आपके पास है? 3 पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा. बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी. और जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है तो उसमें क्या जनरेट होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल. तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा तो आपको पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. मीन्स you will get 2 product. Clear? Benzene bonded with or attached with electron donating group. So electron donating group will donate electron to the benzene ring. Due to this, at ortho and para position electron density increases, so they are known as ortho para directing group. और जब कोई इलेक्ट्रोफाइल उस फिनॉल पे अटैक करेगा तो वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है. गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम. तो फिर इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल, आपको मैंने HTA में भी पढ़ाया था जब आपने क्लोरोबेंजीन लिया था. तो यहाँ पे आपके पास OH है. तो आप कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो कर सकते हो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में? नाइट्रेशन, याद आया? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरिनेशन, ये सब आपने पढ़ा था. हैलोजिनेशन. हाँ ठीक है, तो वो हम 1 by 1 इसमें भी पढ़ने वाले हैं, 1 by 1. तो स्टार्ट करते हैं. तो the first reaction which we are going to learn in electrophilic aromatic substitution, that is nitration. That is what? Nitration. ये nitration आपको दिख रहा है. तो नाइट्रेशन में क्या करना है आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि HDA में आपने क्या किया था. नाइट्रेशन में आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया था और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, 2 चीज़ों को आपने मिक्स किया था. बट यहाँ पे आपको इन केस ऑफ फिनॉल आप 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ोगे नाइट्रेशन में. ये देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको डाइल्यूट HNO3. एक मैं आपको और दिखा देता हूँ. ये डाइल्यूट के साथ यहाँ पे देखो आप एक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. तो आप इसमें 2 तरह के रिएक्शन, फिनॉल जो है वो नाइट्रेशन में 2 तरह के रिएक्शन शो करता है. एक जब आप डाइल्यूट HNO3 लोगे, फिनॉल में जब आप क्या लोगे? डाइल्यूट HNO3, देन यू गेट डाइल्यूट HNO3 लेने पे भी नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन के बाद आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे ऑर्थो एंड पैरा. क्यों? क्योंकि क्या जनरेट होगा नाइट्रेशन में? इलेक्ट्रोफाइल. और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पर अटैक करेगा? ऑर्थो. और कौन से पोजीशन पे? पैरा. तो आपको ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट. तो कौन सा ग्रुप आप ऐड करते हो? नाइट्रो ग्रुप. ये नाइट्रो ग्रुप है. इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? नाइट्रोनियम आयन. याद आया? NO2+. दिस इज नाइट्रोनियम आयन. ये अटैक करता है.
ग्रुप कौन सा ऐड करते हो, तो नाइट्रो ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो ये होता है NO2+, ध्यान देना इसको, मैं लास्ट टाइम भी मैंने आपको इंसिस्ट किया था इस पर बार बार। सो यू गेट 2 प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, गेटिंग द पॉइंट। अब जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं इसमें एक और, ये जो पैराग्राफ आपको लिखा हुआ है, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये पर्टिकुलर लाइन पे क्वेश्चन आ चुका है IIT जेईई में। बस उन्होंने ये पैराग्राफ उठा दिया और उन्होंने बोला कि द ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मेथड। तो उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक ऑप्शन था स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। आप स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू ही आप सेपरेट कर सकते हो। अब स्टीम डिस्टिलेशन के लिए फिर आपको 11th में वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, ये आप वो सब होते हैं ना प्रोसेस, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, तो वो उसमें हम जाके देख लेंगे। बट यहाँ पे मुझे बस याद रखने का है क्या, कि ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स फॉर्म होते हैं, उन दोनों को मुझे अगर सेपरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, रीजन भी उन्होंने दे दिया आपको यहाँ पे, यू कैन सी द रीजन ऑल्सो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस वन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल due to intramolecular hydrogen bonding, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of molecules. अब ये मुझे समझना है, इंट्रा एंड इंटर। तो उन्होंने बोला आपसे कि when you have orthonitrophenol, you have this orthonitrophenol. So ये जो फिर मैं भी बना देता हूँ यहाँ पे, this is your benzene ring, ये अटैच है आपके OH, यहाँ पे ले लिया मैंने, फिनॉल हो गया, और इससे मैंने अटैच कर दिया डबल बॉन्ड O एंड O-, और यहाँ पे हो गया आपका प्लस। यहाँ पे पता है ना आपको, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल वॉट, नेगेटिव। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो ये हाइड्रोजन है और उसके बाजू में नेगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है ना, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, देन इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड विथ इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो नेबरिंग मॉलिक्यूल क्या है, ये है, अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, लिखवाया भी उसका, जब मैंने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, स्टेट्स ऑफ मैटर, या फर्स्ट चैप्टर में भी था, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी मैंने लास्ट में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रा एंड इंटर बताया था। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों बेटा, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। अच्छा ठीक, मैं देख रहा था कि भाई कहीं वीडियो पॉज तो नहीं हो गया, हाँ ठीक है। आप देखो जरा, तो अगर आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जितने भी आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होंगे उनका एक एक मॉलिक्यूल में क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल, ऐसे मान लो एक मॉलिक्यूल है ये, ऐसे मैं बनाता नहीं हूँ, वैसे ड्रॉ करता हूँ, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, तो ये खुद में इसके साथ इंट्रा है, इसका खुद का इंट्रा है, इसका खुद का इंट्रा है, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। अब ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है तो ईजिली वोलाटाइल है, ईजिली उड़ जाएंगे। ठीक है, और जो आपका दूसरा वाला है, दूसरा कौन है, इंटर, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब पैरानाइट्रोफिनॉल में एक मॉलिक्यूल पैरा का, फिर ये दूसरा और तीसरा, तो इनके ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच है। बात समझ में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ईच मॉलिक्यूल हैविंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो दूसरे से अटैच नहीं है, तो सब मॉलिक्यूल फ्री हैं, कोई किसी से मतलब कोई किसी के साथ इंटरेक्शन में नहीं है, तो ईजिली वो उड़ने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि इंटर में क्या है कि एक मॉलिक्यूल पैरा का दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है, तीसरे मॉलिक्यूल, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच है। अब उनको मुझे अगर तोड़ना है, उनके बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो टाइम तो लगेगा ना भाई। आप सिंपल से अपने पे अप्लाई कर लो, आपके घर में 4 लोग हैं, 4 लोग मिल के रहते हैं, तो उनको कुछ कहने में, बाहर से कोई कहने आएगा तो उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट अगर सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे तो फिर ईजी पड़ेगा सबको कुछ ना कुछ कह देना। तो आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। हाँ, तो इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल है,
तो वो आराम से उसको आप उड़ा सकते हो। बट अगर इंटर है, बहुत सारे लोग साथ में हैं, तो उनको उड़ाने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए दोनों ईजिली क्या हो जाते हैं, इंटर अलग हो जाता है, इंटर वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट? पक्का? और मैंने क्या यूज़ करा है इसमें, डाइल्यूट HNO3। देन वी गेट व्हाट, फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 यूज़ करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बोथ कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। वाई, रीजन मैंने आपको बता दिया। अभी आप नेक्स्ट देखो, व्हेन वी विल यूज दिस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ फिनॉल, ये देखो आप, अगर आप ये यूज़ करोगे बेटा तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे ऑर्थो, मतलब फिर आपको ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं मिलेगा, ये इतना स्ट्रांग है कि वो तीनों पोजीशन पे डाल देगा, क्योंकि दो ऑर्थो पोजीशन है आपके पास और एक पैरा पोजीशन, तो इन तीनों पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा कौन, नाइट्रो ग्रुप। तो ये डिफरेंस है। when we will use concentrated HNO3, then we get 2,4,6, ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज़ नोन एज पिक्रिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड कॉमन नेम आपको आना चाहिए, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पिक्रिक एसिड इज, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, हाउ कैन यू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, उधर डाइल्यूट है, उधर HNO3। तो दो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट आ गए, और वो जिस साल ये क्वेश्चन आया था IIT JEE में, ये दोनों क्वेश्चन थे। तो इस चैप्टर से, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये मैं प्रोसीड करता हूँ। फिर उन्होंने दूसरा मेथड दिया कि आजकल हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बिकॉज पिक्रिक एसिड इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा टन्स में उसका प्रोडक्शन होता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच कन्वर्ट्स इन फिनॉल 2,4 देन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो उन्होंने बताया कि और भी मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, पिक्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइज। ये देखो उन्होंने दिया है, ये देखो, ये उन्होंने ये पूरा सिस्टम दिया है यहाँ तक, कैसे उन्होंने पिक्रिक एसिड, अभी पिक्रिक एसिड उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है। कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर दिस? सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस। मतलब आपको वीडियो देखना और फिर ये होमवर्क करके मुझे शो कर देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फर्स्ट क्या था, नाइट्रेशन, सेकेंड इज हैलोजिनेशन। तो यहाँ पे भी देखना, क्योंकि फिनॉल का जो OH है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसका फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखो हैलोजिनेशन में, देखो जरा, हैलोजिनेशन में क्या करते हो आप अब ये रिकॉल करना, क्लोरोबेंजीन में आपने क्या यूज़ किया था, इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी आपको पता है, मतलब पोलैरिटी कम से कम हो। हाई पोलैरिटी कौन सी, HCl H2O, इसमें हाई पोलैरिटी है ना, पोलर बॉन्ड। बट यहाँ पे अगर आपने क्लोरोफॉर्म जैसे CS2, इनमें लो पोलैरिटी या नहीं के बराबर पोलैरिटी है। तो व्हेन वी डू द ब्रोमिनेशन ऑफ दिस फिनॉल in presence of CS2 or chloroform, this CSCl3 or carbon disulfide or chloroform at low temperature, then we get ortho and para product, ortho and para product। ठीक है, और जनरली जो होता है वो आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। रीज़न क्या है कि ये दिख रहे हो, ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों डिस्टेंस इनका ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा अटैच होंगे, तो उनका प्रोडक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है जनरली, हाँ एक दो केसेस में छोड़ के, जनरली क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट क्या रहता है आपका, पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है, जैसे पास पास ये मॉलिक्यूल होंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना उसका कटायन, या उसका जो इंटरमीडिएट है, सॉरी, वो स्टेबल नहीं है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ध्यान देना, कुछ केसेस में, मैं उसमें एक्सेप्शन में भी बोल रहा हूँ कि एक दो केसेस में जो आपका ऑर्थो होता है वो भी क्या हो सकता है, मेजर हो सकता है। क्लियर हो गया? तो व्हेन फिनॉल reacts with bromine in presence of what, carbon disulfide, then we get this orthobromophenol and parabromophenol। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उन्होंने देखो, उन्होंने दिया है कि यहाँ पे द यूजुअल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस। जब आप बेंजीन का हैलोजिनेशन करते हो तो आप लुइस एसिड यूज़ करते हो, लाइक FeBr3, ठीक है, वो सभी आप यूज़ करते हो। बट यहाँ पे
यहाँ पे बोला है कि इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ क्या, लुइस एसिड। मतलब फिनॉल इतना रिएक्टिव है कि यहाँ पे आपने CS2 यूज़ किया, अगर यही आप ओनली बेंजीन रखते, आप ये ऐसे बेंजीन रखते और फिर अगर आप ब्रोमिनेशन करना चाहते तो आपको ऐड करना पड़ता FeBr2 या Br3। बट आपके पास अगर आपने यहाँ पे फिनॉल ले लिया तो आपको इस Br3 की ज़रूरत नहीं है। पहले आप FeBr3 क्यों यूज़ कर रहे थे, जिससे ये ब्रोमीन को क्या कर दे, पोलराइज कर दे, मतलब ये ब्रोमीन को ब्रेक कर दे, किस में, Br+ एंड Br- में। बट अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका फिनॉल इतना रिएक्टिव है कि ये ब्रोमीन को खुद क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा देगा। क्लियर हो रहा है, पक्का? ओके, नेक्स्ट। बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसको पढ़ना नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग, अब देखो जरा, यहाँ पे देखो, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या ब्रोमीन वाटर, तो अगर आपने ब्रोमीन यूज़ किया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपको क्या मिलने वाला है, ये इंटरेस्टिंग 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। डाइल्यूट HNO3 ऑर्थोमेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल, concentrated HNO3 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड। यहाँ पे फिर देख लो आप, हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 विल गिव व्हाट, पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट, मतलब पैरा ब्रोमोफिनॉल एंड ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। बट फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर विल गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। कितना इंटरेस्टिंग है, याद हो गया? चलो अब क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लो इनका, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉल। उन्होंने मेजर पूछा आपको, ठीक है। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल। मोनोनाइट्रेशन का मतलब एक ही बार नाइट्रेशन करना है, एक ही NO2 ग्रुप ऐड करना है, किसमें, 3-मिथाइल फिनॉल में। तो अब आपसे उन्होंने 2-3 चीज़ें पूछ ली। पहले तो आपको 3-मिथाइल फिनॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर अगर आप मोनोनाइट्रेशन कर रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और जो मेजर प्रोडक्ट है केवल आप वही बता दो। तो देखो जरा आप ध्यान देना, यू हैव दिस 3-मिथाइल, मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले आप बेंजीन बना लो और फिर OH डाल दो, और इसका थर्ड पोजीशन, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया। कलर चेंज कर दो बेटा, तो ये देखो आप, ये कार्बन नंबर 1 हो गया। सो 1 2 3, यहाँ पे आपका है CS3, यहाँ पे CS3 है। नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट, आई एम गोइंग टू डू नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कर रहा हूँ, उन्होंने बोला है नाइट्रेशन का मतलब अब इसका डाइल्यूट HNO3 ऐड कर रहा हूँ ना, इसमें डाइल्यूट HNO3। मोनोनाइट्रेशन बोला है, मतलब एक ही नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है, इसका मतलब आप डाइल्यूट HNO3 बना रहे हो, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी हिंट दिया कि मेजर प्रोडक्ट बताना आपको, ठीक है। तो आप देखो जरा, अब ये OH ग्रुप कैसा है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कितनी चीज़ें आपसे उन्होंने पूछ ली। ये भी ग्रुप कैसा है बेटा, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अभी अब देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ये बंदा भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो CS3 के लिए देखो, ये उसका ऑर्थो पोजीशन है, ये इसका ऑर्थो पोजीशन है, और ये आपके OH का ये CS3 का पैरा पोजीशन है। ध्यान देना, मुझे लग रहा है कि आप क्लियर नहीं हो पाओगे, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये मैंने फिर से इधर बनाया आपके लिए बेंजीन रिंग, और ये फिनॉल है बेटा, और यहाँ पे मैंने CS3 ऐड कर दिया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो CS3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कहाँ पे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये देखो, ये CS3 है, तो ये इसका ऑर्थो पोजीशन है CS3 के लिए, ये इसका ऑर्थो पोजीशन है, और 1 2 3 4 ये इसका पैरा पोजीशन है। ये ऑर्थो हो गया फॉर CS3, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो फॉर CS3, एंड दिस इज व्हाट, पैरा। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, अभी OH के बारे में सोचो। OH भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये दोनों पोजीशन, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं, ये पोजीशन OH के लिए क्या है, ऑर्थो, ये पोजीशन भी OH के लिए क्या है, ये कार्बन वाला, ये भी ऑर्थो है, और ये पोजीशन क्या है OH के लिए, कार्बन का पैरा पोजीशन। दिख रहा है ना आपको, पक्का क्लियर है? अब देखो जरा उन्होंने पूछा है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अब देखो जरा, अब ये तो ऑर्थो ऑर्थो बन रहा है यहाँ से,
अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच करूँगा तो ये CH3 के लिए और इस OH के लिए ऑर्थो ऑर्थो है, और यहाँ पे दो ऑर्थो पैरा है ना, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? पैरा वाला। तो ऑर्थो वाला तो पहले ही बाहर हो गया। अब दो मेरे पास ऑर्थो पैरा है, इन दोनों में से ज़्यादा कहाँ पे होगा? कंफ्यूज होगा? ऑर्थो ऑर्थो मैंने बोला कि पैरा पूरा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो। तो अब अगर मेरे पास पैरा और ऑर्थो हो और मेरे पास ऑर्थो ऑर्थो हो तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? पैरा ऑर्थो, जिसमें पैरा होगा। ये लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब दो देखो मेरे पास ऑर्थो पैरा है मेरे पास, अब मुझे उसमें से एक सिलेक्ट करना है क्योंकि मुझे मेजर बताना है। भाई इसको मैं कट करता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। अगर उन्होंने ये आंसर दिया है तो ये आंसर में तो मैं कैसे ऐड कर दूंगा? अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे सर यही वाला क्यों आंसर आया, आपने यहाँ पे क्यों अटैच नहीं किया, आपने यहाँ पे क्यों अटैच नहीं किया? आप पूछते ना मुझसे, तो वही मैं बता रहा हूँ आपसे कि कैसे होगा वो। तो फिर से देखो आप, मैंने वो फिनॉल का बना दिया कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में OH है और CH3 है, और ऊपर वाले की कृपा से दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इसका ऑर्थो है CH3 का, और ये OH का भी ऑर्थो पोजीशन है, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन OH के लिए ऑर्थो है, इसके लिए ऑर्थो है और CH3 के लिए पैरा है, और ये वाला कार्बन OH के लिए पैरा है और O के लिए क्या है? CH3 के लिए ऑर्थो है। तो अगर मुझे मेजर बनाना होगा, NO2 को मुझे अटैच करना होगा, तो यहाँ पे तो मेजर बनेगा नहीं, यहाँ पे भी ऐड होगा, यहाँ पे भी ऐड होगा, और यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। हाँ, 3 प्रोडक्ट, बट उन्होंने क्या पूछा आपसे? मेजर। तो इसका मतलब है ये ऑर्थो वाला मैं नहीं शो करूँगा। अब मेरे पास 2 ऑर्थो पैरा बच गया। अब यहाँ पे देखना, ये जो ऑर्थो है, ये O जो है वो OH से आया है, और ये जो P है वो कहाँ से आया है? CH3 से। यहाँ पे जो O आया है वो कहाँ से आया है? CH3 से, उसकी वजह से ये ऑर्थो है, और ये P किसकी वजह से है? OH की वजह से। आप मुझे बता दो, अगर मेरे पास OH भी है और CH3 भी है तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर ज़्यादा होगा? OH का। बात समझ में आ रही है कि OH के पास क्या है? लोन पेयर, तो ये ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है बेंजीन रिंग को। यहाँ पे कार्बन अपने बॉन्ड के थ्रू रिलीज करेगा, बट यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर फास्ट होगा कि बॉन्ड वाला? लोन पेयर ज़्यादा फ्री होता है वो, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे O जो आया है ऑर्थो पोजीशन है वो OH की वजह से, और यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है वो CH3, तो और यहाँ पे पैरा पोजीशन किसकी वजह से है? OH की वजह से। तो किसका, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? OH। तो OH डिसाइड करेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं OH के बेस पे डिसाइड करूँगा, क्योंकि OH ज़्यादा पावरफुल है, तो पैरा पोजीशन OH के लिए कौन सा है? ये है, इसलिए यहाँ पे ऐड होगा कौन? NO2, इसलिए आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। दिमाग की घंटी बुझ गई? नहीं बज गई, बत्ती बुझ गई होगी दिमाग की, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया ना? फिर से आप ट्राई करना, इसको फिर से सोचना आप। उन्होंने आपको एक हिंट भी दिया, द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ OH एंड CH3 ग्रुप डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उन्होंने देखो यहाँ पे दोनों आपको बना के दिया है, क्योंकि 2 ऑर्थो पैरा थे ना, यहाँ पे देखो 2 ऑर्थो पैरा, इन्होंने देखो ये यहाँ पे भी अटैच करके दिखाया और ये वाला भी अटैच करके दिखाया। बट मेजर अगर बोलूँगा तो ये वाला हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप जो अटैच हो रहा है उसमें OH क्या है? यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। क्लियर? ओके चलो ठीक है, फिर से ट्राई करना, इतना आसान नहीं है। यही सब क्वेश्चन सॉल्व करके ही तो आपका ब्रेन जो है वो क्या होगा? डेवलप होगा, खाना खाने से डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट, अब देखो जरा, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। फिर से मेरे पास मिथाइल फिनॉल है। अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ फॉर यू दिस स्ट्रक्चर। अगेन यू हैव OH CH3, डाई नाइट्रेशन, 2 NO2 ग्रुप अटैच करना, 2 NO2 ग्रुप। तो मेरे पास अभी मैंने डिसाइड किया था ये ऑर्थो ऑर्थो है, ये पैरा ऑर्थो है, और ये ऑर्थो पैरा है। तो यहाँ पे तो अटैच करूँगा नहीं, मेजर पूछ रहा है, तो मैं ये बना दूंगा भाई 2। अब NO2 ग्रुप दोनों को एक ही साथ अटैच करना, 2 बार अटैच करना, तो एक बार पहली बार यहाँ पे अटैच होगा और फिर एक यहाँ पे अटैच होगा, तो 2 मुझे नाइट्रो ग्रुप अटैच करना, तो यहीं दोनों ऑर्थो पैरा पे अटैच कर दूंगा। यहाँ पे अटैच अभी नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कम आएगा, क्योंकि दोनों ऑर्थो है। तो अगर मेरे पास पैरा पोजीशन आएगा, फिर ऑर्थो पैरा आएगा, और फिर ऑर्थो,
तो सबसे पहले कहाँ पे ऐड करूँगा, जहाँ पे पैरा पैरा आएगा ज़्यादा स्टेबल है, फिर ऑर्थो पैरा पे, फिर सबसे बाद में कहाँ पे ऐड करूँगा, ऑर्थो ऑर्थो पे। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट, लास्ट वाला तो और अच्छा है, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। पहले तो मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए किसका, फिनाइल मिथेनोएट। फिनाइल मिथेनोएट, ओएट का मतलब एस्टर होता है। तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। ये देखो आप, बेंजीन बना दिया मैंने और ये O हो गया, यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये CH3 हो गया। अब ध्यान देना, ये दिख रहा हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, ध्यान देना, मैंने ये H हटा दिया और इस H के प्लेस पे मैंने R ऐड कर दिया। तो ये एस्टर दिख रहा है आपको, RC डबल बॉन्ड OOR, एस्टर ये ना, इस R के प्लेस पे ये CH3 अटैच, और इस R के प्लेस पे क्या अटैच है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे जैसे। क्लियर हुआ? ये एस्टर है, तो आपको एस्टर पहचानना भी आना चाहिए। मिथेनोएट क्यों बोला है, मैं फिर से इसको ड्रॉ करूँगा क्योंकि एक ही बार सब वो सब इधर उधर ना हो जाए आपसे। वो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है, तो ये मिथेनोएट है। मिथेनोएट उन्होंने बोला है कि आपके पास क्या है, फिनाइल मिथेनोएट, तो ये फिनाइल मिथेनोएट उन्होंने बना दिया है। ये फिनाइल ग्रुप हो गया आपका और उसमें मिथेनोएट आपने अटैच कर दिया है। अब इसका क्या करना है मुझे, मोनोनाइट्रेशन। क्या करना है मुझे, मोनोनाइट्रेशन। तो सिंपल सा, अब ये देखो ध्यान देना, ये मेरे पास फिनॉल था, अब मैंने फिनॉल नहीं लिया है, मैंने क्या ले लिया बेटा, OH के प्लेस पे ये H हटा के मैंने ये ग्रुप अटैच कर दिया है, OC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या, CH3। तो पहले ये बहुत रिएक्टिव था, बहुत रिएक्टिव था, बट अभी ये रिएक्टिविटी इसकी कम हो गई। आप पूछोगे सर क्यों कम हो गई, क्यों कम हो गई बेटा, क्योंकि ये जो जब आप O के साथ ये C डबल बॉन्ड O अटैच कर दोगे तो जो इसका लोन पेयर होगा बेटा, वो ये जैसे मैंने O अटैच किया, यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो पहले ये जो O था ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, जब ये OH था तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ ही शेयर कर रहा था, बट अभी इसके पास प्रॉब्लम हो गया। अभी इसके पास यहाँ बाजू में क्या देखो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो अब यहाँ पे भी ये शेयर कर सकता है, यहाँ पे भी शेयर करेगा, बट यहाँ पे भी शेयर करेगा। तो अब बिकॉज ऑफ डबल शेयरिंग हो रही है, दोनों साइड में शेयर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी ना बेंजीन रिंग के साथ। भाई पहले केवल बेंजीन रिंग को ही डोनेट कर रहा था, अब इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होने से ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता ही है कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है OH की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है? इतना आसान है क्या? हाँ है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिर अब तो सिंपल हो गया, अब मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, अब मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, पहले मुझे स्ट्रक्चर आना चाहिए, मैंने बना दिया। अब इसका मैंने फिर क्या कर दिया बेटा, अब इसका कर दिया मैंने मोनोनाइट्रेशन, मतलब या नाइट्रेशन कर दिया डाइल्यूट HNO3 के साथ। तो अब ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो बट मुझे पैरा वाला ही लिखना है तो मैंने लिख दिया, ये आपका आंसर दिया हुआ। अब ये तीनों क्वेश्चन फिर से करना, आप इसके रिएक्शंस लिखना और फिर मुझे बताना, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट देखो, कितने रिएक्शन पढ़े थे हमने, दो। कौन सा, नाइट्रेशन, दूसरा हैलोजिनेशन, उसमें क्या, चार कंडीशन, डाइल्यूट concentrated, dilute concentrated. Now we are going to learn about a very important reaction, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल नहीं सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे भी आपको आना चाहिए, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है ये कोल्बे रिएक्शन है, वो दूसरा था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो मैंने आपको बताया था। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्बे रिएक्शन के बारे में, कोल्बे से आपको पढ़ने जा रहे हैं। सो थोड़ा सा इसको, यस। In Kolbe reaction, phenoxide ion generated by treating phenol with sodium hydroxide is even more reactive than phenol towards electrophilic aromatic substitution.
hence it undergoes electrophilic substitution with carbon dioxide, a weak electrophile. Orthohydroxybenzoic acid is formed as the main product. क्या क्या बोल दिया उन्होंने? उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमने फिनॉल लिया, दिस फिनॉल फर्स्ट रिएक्ट विथ NaOH. आपको पता है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, बताया था ऑलरेडी. अब इसके साथ रिएक्शन करता है तो बेटा क्या बनाएगा? सॉल्ट, दैट इज फिनॉक्साइड, ONa+O-. तो OH जब आप फिनॉल लेते हो, ये देखो O के पास लोन पेयर है, अभी भी ये रिएक्टिव है, बट जैसे आप इससे फिनॉक्साइड आयन बनाते हो ना, फिनॉक्साइड आयन, ये देखो, तो ये Na+ तो सॉल्ट है, वो तो Na+ तो सोल्यूशन में रहता है, बट O के पास पहले क्या था? लोन पेयर था, अभी क्या है? नेगेटिव चार्ज है. तो आप बता दो किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव के पास कि लोन पेयर के पास? O लोन पेयर वाला है और O आपके पास विथ नेगेटिव चार्ज है. तो आप हमेशा याद रखना कि जिसके पास भी, जिस एटम के पास भी नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है. ये नेगेटिव चार्ज आ गया. पहले यहाँ पे OH के पास भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में था, बट अब वो H चला गया, अब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? O के पास विथ नेगेटिव चार्ज. तो अभी आपका जो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉल से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अब ये ज़्यादा इजीली अपना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है. तो वही बोल रहा है कि जो फिनॉल्स में जब मैं ये ऐड करता हूँ तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और वो सोडियम फिनॉक्साइड या फिनॉक्साइड आयन क्या है? ज़्यादा क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है. किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और वो इतना रिएक्टिव है कि दैट फिनॉक्साइड आयन कैन रिएक्ट इवन विथ वॉट? वीक इलेक्ट्रोफाइल. कैन रिएक्ट विथ इवन वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. बात क्लियर हो रही है? समझ में आया? तो ये जो फिनॉक्साइड है ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया, हमने उसको और रिएक्टिव बना दिया, और अब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है. ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है. अब बताओ, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ पे अटैच होगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे. कैसे होगा? अब देखते हैं वो चमत्कार. ये है मेरा फिनॉक्साइड आयन, और आपको पता है फिनॉक्साइड आयन ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, और इस डोनेशन की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा, डोनेट करेगा तो ये ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है ना. ये वाला बॉन्ड मैं ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए. ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं ऐसे. तो जब ये इधर मूव करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट के आएगा इस कार्बन के पास. छोटा दिख रहा है? चलो ठीक है, मैं फिर इसको कट करता हूँ और फिर से बनाता हूँ इसको बड़ा सा. ये मेरे पास है फिनॉक्साइड आयन, ये देखो आप, सॉरी, O-. ये क्या करता है? ये जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसकी वजह से आपको ये मिलेगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, और फिर ये देखो, और ऐसे ही एक बार कहाँ पे आएगा? पैरा पोजीशन पे. तो फिर आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा. अब आपके पास कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऐड किए हैं इसमें. तो ये आपको पता है ना भाई, ऑर्थो वाले पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है और पैरा पे भी जाता है. भाई आप इलेक्ट्रॉन मैंने आपको ड्रॉ करके बताया है, आप देख लेना. ऑर्थो मेटा पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है. कैसे इंक्रीज होती है? वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. तो मैं आपको केवल ये ऑर्थो वाला और ये पैरा वाला आपको दिखा देता हूँ. अब ये यहाँ से इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए. जब आप ब्रेक कर दोगे तो देखो जरा आप, इंटरेस्टिंग, ठीक है. हाँ, यहाँ पे था और ये डबल बॉन्ड था ना. फिर ये क्या होगा? CO-, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी शो कर सकते हो और यहाँ पे भी. ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या होता है भाई, बेंजीन रिंग जो है वो तो अब एरोमेटिसिटी को अपने वापस लेगी, है, वापस लेगा ना. वापस लेने के बाद फिर ये अपने को रीअरेंज करता है और फिर आपको ऐसे बन के फिर से आपको मिल जाता है क्या? O- और यहाँ पे COO-. और फिर इसमें थोड़ा सा आप क्या ऐड करते हो? इसमें थोड़ा सा आप ऐड करते हो HCl, और यहाँ पे भी H ऐड हो जाता है, और यहाँ पे भी H जो है वो ऐड हो जाता है, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड मिलता है. ऐसे ही इस केस में भी यहाँ पे होता है. ठीक है, अब देख लो जरा, इसको लिखना, आप लिख के प्रैक्टिस करो और फिर मुझे बताओ कि ये समझा कि नहीं समझा. समझ में आया?
नेक्स्ट, सो व्हाट हैपन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वी गेट दिस कंपाउंड. अभी पिछले ही में बात हुई थी आपसे, सैलिसिलिक एसिड. आपने एस्पिरिन बनाया था उसका एसिटाइलेशन करके, याद है ना? सो फिर से व्हेन दिस when phenol react with this NaOH, then we get sodium phenoxide ion. This react with CO2, we get what? We get this compound, we get O minus and क्या COO minus. और फिर दूसरे स्टेप में देखो क्या दिया यहाँ पे H प्लस, वो ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, तो ये बन जाता है ये सैलिसिलिक एसिड. बहुत इंटरेस्टिंग. So in Kolbe reaction, what is Kolbe reaction? In Kolbe reaction, a phenol reacts with NaOH, forms sodium phenoxide. Sodium phenoxide. This sodium phenoxide react with CO2 followed by acid and forms what? 2-hydroxybenzoic acid और salicylic acid. उन्होंने अब IUPAC नेम भी दे दिया है. ये देखो आप जरा, सैलिसिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, और इसका दूसरा नाम क्या है? अब ये देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये मेन ग्रुप है. हाँ, और बेंजीन रिंग से, जब बेंजीन रिंग में COH ग्रुप अटैच होता है तो क्या बोलते हो आप? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब उसके सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है? OH. अब इसको फिनॉल नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये मेन ग्रुप ये है ना प्रायोरिटी ऑर्डर में. तो ये क्या बन जाता है? OH को OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी. सो 2-हाइड्रोक्सी क्या? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और सिंपली बेंजोइक एसिड. यू कैन सी दैट. क्लियर भाई? बेंजोइक एसिड तो हम बोलते ही हैं. जब बेंजीन में क्या अटैच होता है? जब बेंजीन में आपके COOH अटैच होता है तो आप क्या बोलते हो? बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब उसके सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच कर दिया? OH. तो क्या बन जाएगा? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? पक्का? पक्का ना? अच्छा चलो फिर ठीक है, आप देख लेना इसको, फिर मुझे बताना आप. ओके चलो मैं कट करता हूँ इसको, हटाता हूँ इसको सबको. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट इज रीमर टीमन रिएक्शन और रीमर टाइमन रिएक्शन. जो भी आपको प्रोनाउंसिएट करना है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. हाँ, बिकॉज आप तो खुद के मालिक हो. अब ये दो रिएक्शन जो है, इन पे हर साल क्वेश्चन आते हैं. कोल्बे रिएक्शन and Reimer-Tiemann reaction or Reimer-Tiemann reaction, like that. So what happened in this reaction? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि when phenol reacts with chloroform, this is chloroform, this is chloroform, reacts with chloroform in presence of NaOH, then we get an intermediate that further reacts with NaOH and forms what? This that is a second intermediate which is known as that addition of CHO group. that is, हम कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे हैं? CHO का मतलब फॉर्माइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं. सोडियम CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस, वो दिया है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन. मतलब आप फिनॉल लेते हो, उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, देन वी गेट एन इंटरमीडिएट. फर्दर आप एक्सेस में NaOH ऐड करते हो, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब जो फिनॉल है उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप ऐड हो जाता है, फॉर्माइल ग्रुप ऐड होता है. और थोड़ा सा उसमें हम जब एसिड वाटर ऐड करते हैं तो ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है यहाँ पे, वो आपका एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है सैलिसल्डिहाइड. ऊपर क्या बनाया था? सैलिसिलिक एसिड. रीमर-टीमन में क्या बनाओगे? सैलिसल्डिहाइड. पक्का? फिर से होता क्या है इसमें कि व्हेन you use chloroform, this is chloroform, Cl and यहाँ पे H. ठीक है. अब इसमें जब आप NaOH ऐड करते हो तो NaOH पानी में क्या बनाएगा? OH माइनस. दिस OH माइनस अटैक्स ऑन दिस C और ये क्लोरीन यहाँ से ब्रेक हो जाता है. ठीक है. और क्लोरीन ब्रेक होने के बाद तो ये ये जो OH है, एक मिनट मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. ये क्लोरीन CH, यहाँ पे Cl और ये Cl. ठीक है. तो ये जो OH माइनस है, ये बेस जो है वो H पर अटैक करता है. क्यों H पे अटैक करता है? कार्बन पे भी हम शो कर सकते थे, बट H से चलेंगे क्योंकि वो बेस के थ्रू वर्क करता है.
H पे क्यों अटैक है, क्योंकि दिस इज़ हाईली एसिडिक। क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये इस कार्बन से अटैच है। क्यों, क्योंकि ये 3 Cl से अटैच है, और Cl क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी, क्लोरीन की, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जिससे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो OH माइनस इस H+ पे अटैक करता है, और ये कार्बन के पास, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास चला जाता है, ठीक है, और उसके साथ ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इसकी वजह से ये जनरेट होता है। अब देखो 2 ही Cl बचे ना, यहाँ पे 2 Cl, तो ये जनरेट होता है Cl Cl, और इसके पास आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्लियर हो गया, पक्का। अब ये बन जाती है आपकी कार्बीन, इसका नाम है कार्बीन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। क्या बन जाता है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रिएक्शन समझ में आया? नहीं, एक बार फिर से देखो आप। मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ये क्लोरोफॉर्म है, CH Cl Cl और Cl, इस पे जो है ये NaOH का OH माइनस से अटैक करेगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर दो और इसको बाहर कर दो। जब आप इसको बाहर करोगे तो इस C के पास 2 Cl बच गया और एक लोन पेयर आ गया। भाई ये यहाँ पे आया है तो ये बाहर भी गया है, वो बैलेंस हो गया। तो एक्चुअल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह। दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक लुईस एसिड, दिस इज गोइंग टू बिहेव लाइक व्हाट, लुईस एसिड। कौन, ये मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना, CCl2 लाइक दिस। इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बात समझ में आ रही है? ये मैं जो बॉन्ड आपको शो कर रहा था कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होके आएगा, तो इसके साथ ये भी तो ब्रेक हो रहा है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो साथ में 2 ये ब्रेक भी हो रहे हैं, ठीक है। तो बचा कितना यहाँ पे, 2 4 और 2 इसका जो इधर से आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही बचा। होने कितने चाहिए थे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। आप रिएक्शन मत शो करना, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये आपको अच्छा रहेगा, आपको समझने में और सोचने में ये इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। कभी आपसे पूछ लिया कि क्या बनता है ये इन रीमन-टीमन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल इज। So in Riemann-Tiemann reaction, the electrophile is, in Riemann-Tiemann reaction, the electrophile is what? CCl2. अब ये CCl2 जो है वो आपके फिनॉल पे, अब वो फिनॉल तो रह नहीं गया क्योंकि आपने NaOH लिया एक्सेस में, तो फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, तो वो उसके ऑर्थो पोजीशन से, उसके पैरा पोजीशन से उस पर अटैक हो जाता है। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो इस बंदे पे अटैक करता है यहाँ पे। तो ये जब आपका फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये इस पर अटैक कर देता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहाँ पे आपको ऐड हो जाता है। तो ऐड होगा तो आप बताओगे मुझे, यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे क्या ऐड होगा, Cl Cl, और साथ में एक नेगेटिव चार्ज। और फिर बाद में इस पे आके अब जो H2O बना था उसमें से H+ आके यहाँ पे चिपक जाएगा, और H+ चिपकेगा तो आपका जो O माइनस है यहाँ पे CH क्या बन जाएगा, Cl2, CH Cl2। डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट हो रहा है, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार फिर से देख लो आप, आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं कट करता हूँ उसको। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको केवल इतना याद रखना है कि इन दोनों के रिएक्शन से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, एंड दैट इज CCl2, और वो फिर इस पोजीशन पे, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। वो आपके फिनॉल में अगर आप NaOH ऐड करोगे तो पहले ही क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और इसके यहाँ पे वो ऐड हो जाता है CCl2 और साथ में नेगेटिव चार्ज। फिर इसमें आके H चिपक जाता है तो ये बन जाता है, ये क्या जो मैंने अभी बनाया आपके लिए, ये बन जाता है यहाँ पे
यहाँ पे बन जाता है O माइनस और यहाँ पे हो जाता है ये CH और 2 Cl हो गया इसमें। और फिर से आप इसमें NaOH ऐड करते हो, तो बेटा जब आप इसमें NaOH ऐड करते हो तो ये बनता है, ध्यान देना, ये तो O माइनस ही रहेगा क्योंकि आपने NaOH एक्सेस में डाला है। और ये जो CH है इसके पास जो Cl है वहाँ पे वो Cl हट के क्या हो जाता है OH OH, दोनों Cl चले जाते हैं। आपको पता ना कि जब आप किसी अल्काइल हैलाइड में क्या ऐड करते हो NaOH, तो वो अल्काइल हैलाइड से Cl हट जाता है, हैलाइड हट जाता है और क्या ऐड हो जाता है OH। वहाँ पे भी यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। और अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो वो अनस्टेबल होता है और उसमें धीरे से वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर हो जाता है, और इस बाहर वाटर मॉलिक्यूल होने की वजह से ये मुझे मिलता है जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है O माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH पहले से। अब ये H2O बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड O, यही तो है ना ये CHO। CHO का मतलब क्या, C डबल बॉन्ड OH। भाई CHO का मतलब क्या होता है, CHO का मतलब होता है कहाँ लिखूँ, ये C डबल बॉन्ड OH ये होता है, ठीक है। अब ये बना थोड़ा सा, फिर आपने एसिड डाल दिया तो क्या बन गया, वो ये जो था ये इसमें कन्वर्ट हो गया फिनॉल में फिर से। भाई फिनॉल में NaOH डालूंगा तो फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में H प्लस डालूंगा तो फिर से फिनॉल। गेटिंग द पॉइंट। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप एक बार इसको देख लेना, बस इसको प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। मैं आप इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन, और एक दो रिएक्शन और है, ये सिंपल सा रिएक्शन विथ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। आप फिनॉल में क्या डालोगे, जिंक डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में, जो पार्टिकल फॉर्म में डालोगे तो यहाँ से ये OH उड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा बेंजीन। सिंपल सा रिएक्शन है। एंड लास्ट में ऑक्सीडेशन का, दिस लास्ट वन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ व्हाट, सोडियम डाइक्रोमेट, ये क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट। तो ये जब आप फिनॉल में, सिंपल सा रिएक्शन है, ये फिनॉल लिया आपने, ये देखो ये फिनॉल है, इसमें आपने डाल दिया क्या Na2Cr2O7, दिस इज नोन एज सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज H2SO4। तो क्या बन जाता है, ये देखो सिंपल सा, ये ऐसे बन जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्यों ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो H यहाँ से चला गया ना, यहाँ से भी H चला गया और ये ऑक्सीजन एक ऐड हो गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई एक हाइड्रोजन भी गया और साथ में एक ऑक्सीजन भी बढ़ गया, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। बस मुझे इसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म या कुछ बातें जो है वो रेमर टीमन में और कोल्बे में है, और नाइट्रेशन में और हैलोजिनेशन में है, बाकी सब तो सिंपल सा है। क्लियर बेटा। सो इन दिस लेक्चर वी लर्नड अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज नाइट्रेशन, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में, देन ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज carbon disulfide or chloroform, and in presence of bromine in water. Then Kolbe reaction, not Kolbe electrolysis nahi, Kolbe reaction, formation of salicylic acid, and last one is Riemer-Tiemann reaction, that is the formation of what, salicylaldehyde. Okay, pakka. And then that is reaction with zinc dust, that is formation of benzene, and last one oxidation in which we are forming what, benzoquinone. यही रिएक्शन है, आपको याद करना है और फिर आपको दिमाग में उसको बना रहे। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करो, ठीक है बेटा, पक्का, ठीक है। ये इंटेक्स क्वेश्चन है, आई विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक्स।